हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज वेलकम टू वन शॉट सीरीज। आप सभी को पता है कि इस वन शॉट सीरीज में मैं पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस किए हैं, उन सारे टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। साथ के साथ पीवाईक्यू एमसीक्यू सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हैं। आज पीपीबी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप गाइस, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज योर पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को प्रोसीड करते हैं। नए हैं पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए गरिमा जैप कैप चैनल को। चलिए, किन के लिए फ्रूटफुल होता है ये वीडियो? तो जो लोग भी जैब एग्जाम्स दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैंडेट। मैंडेट क्या होता है गाइस? मैंडेट का मतलब होता है परमिशन। ठीक है, इसको हम परमिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। राम अब्रॉड में रहता है, इंडिया में उसका एक सेविंग अकाउंट है XYZ बैंक के साथ। अभी वो क्योंकि अब्रॉड में है तो टेम्पोरली वो अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो इस केस में ये XYZ बैंक को एक मैंडेट लेटर प्रोवाइड करता है, जिस मैंडेट लेटर में ये इन्फॉर्म करता है बैंक को कि मेरा ब्रदर है जिसका नाम श्याम है, मेरे बिहाफ पे वो इस अकाउंट को हैंडल करेगा, मेरे बिहाफ पे श्याम इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर राम ने क्या किया है? राम ने परमिशन दिया है, ठीक है, और इसको नोटिफाई किया है बैंक को। तो मैंडेटरी होता है कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन को देते हो अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, तो आप यहाँ पर बैंक को नोटिफाई करोगे वाया मैंडेट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर भी वेरीफाई करते हो श्याम का। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आप बैंक को ये प्रोवाइड करते हो, देन बैंक आपके उस लेटर को वेरीफाई करती है, सिग्नेचर को वेरीफाई करती है। यहाँ पर जो आपका श्याम है इसको हम मैंडेटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मैंडेटी बोलेंगे जिनको आपने परमिशंस दी है। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपका मैंडेट वर्क करता है। नाउ मैंडेट जो होता है ना वो टेम्पोररी होता है गाइस। टेम्पोररी हम यहाँ पर परमिशंस देते हैं क्योंकि हम अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से हमने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि आप डिपॉजिट विड्रॉवल मेरे बिहाफ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेम्पोररी होता है। नाउ यहाँ पर ये जो मैंडेट होता है आप क्यों अप्लाई करते हो, क्यों नेसेसरी है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बैंक विजिट नहीं कर सकते, तो इस केस में आप मैंडेट दे देते हो किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, दूसरा, अगर आप ओल्ड हो, काफी ज्यादा सीनियर सिटीजन हो, उस केस में आप मैंडेट देते हो क्योंकि आप बैंक में नहीं आ सकते। अगर आप इल हो, बीमार हो, उस केस में भी आप दे देते हो। ठीक है, या आपके लिए टेम्पोरली पॉसिबल नहीं है बैंक पहुंचना, ठीक है, टेम्पोरली बैंक में विजिट करना डिफिकल्ट हो रहा है, उस केस में आप मैंडेट देते हो। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई होगी गाइस, स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी। तो ये सारी चीजें हमने बताया। अच्छा, ये मैंडेट कौन देता है? तो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन आता है? तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के सैंक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए, इनसेन इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, यही सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर इंडिविजुअल्स का अकाउंट होल्डर है तो वो मैंडेट की परमिशंस दे सकते हैं अगेन। लेकिन जो कंपनी होती है गाइस और जो इंस्टीट्यूशन होता है वो मैंडेट की परमिशंस नहीं दे सकता है। इंस्टीड ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंडेट यहाँ पर कंपनी और इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके मैंडेट में ना कोई भी स्टैंप नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी नो स्टैंप, नो अग्रीमेंट, नो स्टैंप, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बस आप यहाँ पे परमिशंस देते हो। ठीक है, और क्लियरली उस इंस्ट्रक्शंस को बैंकर्स को बताते हो। ठीक है, कि कौन आपके बिहाफ पे इस बैंक अकाउंट को रन करने वाला है। चलिए, अब जब क्योंकि ये टेम्पोररी होता है तो यहाँ पर इस मैंडेट को इनवैलिड कब किया जाता है? तो ये इनवैलिड तब होता है जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई। मान लो राम की डेथ हो गई, राम इंसेन हो गया, राम इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उस केस में आपके मैंडेट को इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा है इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इशू अ मैंडेट, दे मस्ट इशू अ पावर ऑफ
अटॉर्नी। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये भी आपका लिखा हुआ है। नाउ मैंडेट को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो अकाउंट होल्डर जब चाहे मैंडेट को विड्रॉ कर सकता है, खारिज कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंडेट से रिलेटेड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो नवंबर 2025 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। क्वेश्चन है, ऑथोरिटी टू ऑपरेट अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर कैन गिवन थ्रू, कैसे दिया जाता है गाइस? ओनली थ्रू मैंडेट, ओनली थ्रू चेक, ओनली लेटर, या मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों। इंस्टीट्यूशन के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, इंडिविजुअल के केस में क्या है? यहाँ पे मैंडेट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई भी स्टैम्प की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, टेम्पोररी होता है आपका मैंडेट। नाउ कमिंग टू गाइस पावर ऑफ अटॉर्नी, क्या है ये पावर ऑफ अटॉर्नी? जरा इसको समझते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी गाइस आपका लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक पर्सन यहाँ पर इस पावर ऑफ अटॉर्नी को बनाता है, एग्जीक्यूट करता है और ऑथोरिटी देता है टू अनदर पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको ये पावर दिया कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा वर्क करोगे, तो ये क्या हुआ? पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मैंने इसको लीगली रिटन एक डॉक्यूमेंट लिखा, जिसमें मैंने बताया कि मैं अपना राइट, मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ मी आप यहाँ पर काम करोगे। ठीक है, तो इसी में दो टर्म्स हैं जिसको आप समझेंगे कि द पर्सन हु गिव द ऑथोरिटी, यानी कि जो पहला पर्सन है, यानी कि मैं अगर आपको ऑथोरिटी दे रही हूं, ठीक है, तो जब मैं ऑथोरिटी दे रही हूं तो मैं प्रिंसिपल हूं। मैं कौन हूं? प्रिंसिपल हूं, या मुझे आप डोनर बोल सकते हो। जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है ऑथोरिटी को, वो कौन है गाइस? इसको हम डोनी बोल सकते हैं और एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी हम यहां पर एजेंट को ऑथराइज्ड करते हैं टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो मेरे बिहाफ पे आप एजेंट हो मेरे, आप यहां पर एक्ट करोगे। ठीक है, एज पर द पावर मेंशन इन द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में मैंने जो भी पावर मेंशन किया है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें मेंशन होती है, उसी के थ्रू आप यहाँ पर काम करते हो। ठीक है, तो जितना स्पेसिफाई होगा उतना ही आपको काम दिया जाएगा एज अ एजेंट। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपका लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। आइए, तो दो टाइप्स के ना आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देखने को मिलते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। तो जनरल का मतलब है यूनिवर्सल है, और स्पेसिफिक का मतलब कुछ लिमिटेड पावर्स होते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को समझते हैं यहाँ पे। तो जनरल में आप समझिए कि इसमें ना एक एजेंट मोर देन वन ट्रांजेक्शन, यानी कि बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को वो आपके बिहाफ पे कर सकता है, उसे हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। अब मैंने अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको प्रोवाइड की है, तो इट मीन्स आप मेरे चेक को साइन कर सकते हो मेरे बिहाफ पे एज अ एजेंट, आप स्टॉप कर सकते हो पेमेंट्स ऑफ चेक को, साइन कर सकते हो लोन डॉक्यूमेंट्स को, और एक्ट कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, विद इन द ऑथोरिटी गिवन। तो आप मल्टीपल, आप यहाँ पर देख सकते हो काम, मोर देन वन काम आप यहाँ पर कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसे हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। वाइड एक्सटेंसिव पावर होता है एजेंट के पास। दूसरा आता है जिसको हम स्पेसिफिक या लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी लगाई, जिसमें मैंने बोला कि सिर्फ आप मेरे प्रॉपर्टी को बेच सकते हो और कोई आपको पावर नहीं दिया गया है। तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन्स का मैंने आपको पावर दिया है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं इंडिया से बाहर हूं। तो मैंने अपने ब्रदर, मान लो मैंने अपने ब्रदर को कहा कि आप सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पावर ऑफ अटॉर्नी में आ जाएगा, स्पेसिफिक और लिमिटेड, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको दिया गया है एंड वैलिड है ओनली फॉर द वन ट्रांजेक्शंस। आई होप दोनों ही समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है गाइस। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूशन एंड फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपका स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है, मैंडेट आपका स्टैम्प डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है, टेम्पोररी होता है, तो ये स्टैम्प नहीं होता है। तो ये भी बेसिक डिफरेंस आप समझते जाइएगा। इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है? तो नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट एंड ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में आप पावर ऑफ अटॉर्नी को
यहाँ पर बनाते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी को मेड करते हो। ये आपके पावर ऑफ अटॉर्नी को लीगली वैलिड करता है, ठीक है। दिस मेक्स योर पावर ऑफ अटॉर्नी लीगली वैलिड। अच्छा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं वो कैसे साइन करते हैं? पर प्रो एस डी कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये साइन करते हैं। इसका मतलब है पर्सन इज साइनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये साइन करते हैं, इसलिए इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा। नाउ रिवोकेशंस की बात करते हैं, टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि मैं कभी भी रिवोक कर सकती हूँ, कभी भी कैंसिल कर सकती हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी को एट एनी टाइम फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। तो आने वाले ट्रांजेक्शंस के लिए मैं इसको रिवोक कैंसिल कर सकती हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है कौन से केस में? अगर डेथ हो जाती है प्रिंसिपल की, इनसेन हो जाता है प्रिंसिपल, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कंपनी वाइंड अप हो जाती है, उस केस में आपके पावर ऑफ अटॉर्नी को ऑटोमेटिकली यहाँ पर नलिफाई कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स है। नाउ एक और नवंबर 2025 के गाइस क्वेश्चन को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी को करेक्टली कौन सा स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया है? 4 स्टेटमेंट है। अ टेम्पोररी परमिशंस गिवन टू द बैंक, a legal document authorizing another person to act on one's behalf, a verbal instructions to operate account, and an internal bank circular। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a legal document authorizing another person to act on one's behalf। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेलीगेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए डेलीगेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? जब हम यहाँ पर ऑथोरिटी देते हैं किसी दूसरे पर्सन को कि टू एक्ट ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट के केस में देखें, तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में अगर आप मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, तो उस केस में जितने भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होंगे, मान लो 3 पर्सन मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट को ओपन किया, तो तीनों का ही यहाँ पे साइन लगेगा अगर आप मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हो तो दिस इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज अ थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द अकाउंट। ये इसलिए ताकि आप थर्ड पार्टी को अकाउंट ऑपरेट करने दे रहे हो, तो इसके लिए तीनों का ही सिग्नेचर लगेगा। सेम पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो मैंडेट पे और पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करेंगे थर्ड पार्टी को ऑथराइज करने के लिए। लिमिटेड कंपनी के केस में डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज पॉसिबल होता है ओनली इफ द पर्सन ऑथराइज टू ऑपरेट द कंपनी अकाउंट। एग्जांपल से समझिए कि कोई XYZ कंपनी है, ठीक है। अब इस XYZ कंपनी का एक डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर को इस कंपनी का अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया गया है। अब ये पर्सन यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है किसी थर्ड पार्टी को, तो इस केस में बैंक सबसे पहले तो ये चेक करेगी कि क्या XYZ कंपनी ने ऑथराइज किया है डायरेक्टर को, उनके पास क्या इस तरीके का ऑथोरिटी है कि वो कंपनी के अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं और वो किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं, तो अलाउ होता है, अदरवाइज यहां पर अलाउ नहीं होता है। फिर बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन से आपको यहां पर परमिशन लेनी होती है, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। क्लियरली यहां पर ये चीज पहले मेंशन होनी चाहिए कि डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन ने अगर यहां पर पावर दिया है कि वो फर्दर डेलीगेट कर सकता है, तो ही इस केस में वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है, यानी कि थर्ड पर्संस को यहां पर ऑथराइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। आइए आगे बात करेंगे। फ्यूडिशियरीज कैन नॉट अपॉइंट एजेंट्स। तो फ्यूडिशियरीज कौन होते हैं? ये आपके ट्रस्टेड केयर टेकर्स होते हैं जो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ये आपके अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे माइनर का अकाउंट ले लो, तो माइनर के अकाउंट में माइनर का केयर टेकर कौन होता है? उसका गार्जियन होता है। तो क्या गार्जियन किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी बना देगा क्या? नहीं बना सकता है। तो कोई अगर एग्जीक्यूटर है, इसी तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई लीगल गार्जियन है, तो यहाँ पर वो ऑथराइज नहीं कर सकते हैं फॉर द पावर ऑफ अटॉर्नी। यही चीज लिखी हुई है। एन अटॉर्नी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर अनलेस द पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिकली अलाउ द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे मान लीजिए पर्सन ए, मैंने मान लो, चलो ए ले लेते हैं, पर्सन ए ने बी को यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी का राइट दिया, ठीक है। अब बी किसी और को
ये पावर ऑफ अटॉर्नी, मान लो सी को ये पावर ऑफ अटॉर्नी का राइट देना चाहता है, तो ये तभी दे सकता है बी जब बी के पास राइट होगा कि वो फर्दर डेलीगेट कर सकता है। तो अगर ए ने बी को ये राइट दिया होगा कि हाँ आप फर्दर किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो, उसी केस में आप सी को ऑथराइज कर सकते हो। तो यही चीज आपको लिखा है पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आपके पास राइट है, आपको अगर अलाउ किया गया है तो। इफ मोर देन वन पर्सन इज ऑथराइज टू ऑपरेट द अकाउंट, अब आपने एक से ज्यादा पर्सन को, दो पर्सन को आप ऑथराइज कर रहे हो कि आपके अकाउंट को ऑपरेट करे, ठीक है। तो जैसे राम है, राम चाहता है सीता भी ऑपरेट करे और श्याम भी, दोनों ही, इनकी वाइफ और इनका ब्रदर दोनों ही मिलकर के करे। तो उस केस में राम क्लियरली एक रिटन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसको, बैंक को, जिसमें वो बताएगा कि क्या सीता इसको सिंगली ऑपरेट करेगी या बिना दोनों के ये ऑपरेट, जॉइंटली ऑपरेट नहीं होगा। तो बिना दोनों के यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, दोनों ही यहाँ पर एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है। तो सिंगली है, ज्वाइंटली है, इसके बारे में पहले आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, आपको रिटन बैंक को बताना होगा, ठीक है। चलिए आइए एक एमसीक्यू कर लेते हैं इसी पे। द पर्सन टू हुम अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन इज कॉल्ड व्हाट एंड हु गिव्स इट इज कॉल्ड व्हाट। तो क्वेश्चन है द पर्सन टू हुम अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन इज कॉल्ड, तो जिस पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा रहा है, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, आप कौन हो, आप डोनी हो, आप एजेंट हो, है ना, एंड हु गिव्स इट, और जो देता है, मैं दे रही हूं, मैं कौन हूं, मैं डोनर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। तो यही सवाल तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, डेटर क्रेडिटर, पॉनर पॉनी, बेलर बेली या डोनी डोनर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, हु इज ऑथराइज टू स्टैम्प अ पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट, किसको ऑथराइज किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प करे, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है या अ नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट और ऑथराइज्ड ऑफिशियल करेगा, प्रिंसिपल ओनली करेगा या गवर्नमेंट रजिस्ट्रार करेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अ नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट और ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं, बैंकर्स लीन के बारे में समझते हैं गाइस। बैंकर्स लीन क्या होता है, ये बैंक का एक राइट होता है, ठीक है, जिसमें बैंक के पास ये राइट होता है कि वो कस्टमर्स के गुड्स एंड सिक्योरिटीज को सेल कर देगा अगर कस्टमर रीपे नहीं कर रहा है लोन को, तो इसी को बैंकर्स लीन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, ए ने लोन लिया है और इसने एज अ सिक्योरिटी बैंक को अपने शेयर्स के सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब इस पर्सन ए ने लोन को रीपे नहीं किया, अब इस केस में बैंक के पास राइट है, तो किस तरीके का राइट है, तो बैंक के पास राइट है कि ये जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसको होल्ड करके रखेगी और अगर रीपे नहीं किया आपने लोन तो सेल कर देगी आपके सारे शेयर्स के सर्टिफिकेट को, ठीक है। इसे ही बैंकर्स लीन बोलते हैं। चलिए, वाई बैंकर्स लीन इज मोर देन अ जनरल लीन। अब जनरल लीन का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीन, ऑर्डिनरी लीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आपका बैंकर लीन। क्यों, क्योंकि यहां पर बैंकर्स को राइट दिया जाता है कि आप उसके गुड्स को रिटेन कर सकते हो, उनके पास राइट होता है कि वो गुड्स को सेल भी कर सकते हैं अगर कस्टमर डिफॉल्टर हो जाता है तो, इसीलिए बैंकर्स लीन जो है आपका मोर देन अ जनरल लीन, मोर देन अ ऑर्डिनरी लीन होता है। चलिए, बैंकर्स लीन को हम इम्प्लाइड प्लेज बोलते हैं। तो समझिए प्लेज का क्या मतलब होता है, प्लेज का मतलब है यहाँ पर हम राइट दे देते हैं बैंक को टू सेल द गुड्स। सिमिलरली यहाँ पर बैंकर्स लीन सेम तरीके का राइट देता है बैंक को टू सेल द गुड्स अगर पर्सन डिफॉल्ट होता है तो। अब इस केस में इवन इफ कोई भी प्लेज का अग्रीमेंट नहीं भी बना हुआ है तो भी बैंक आपके जो भी प्रॉपर्टी होंगे, गुड्स होंगे, उनके पास राइट है कि उसको वो रिटेन करके सेल कर देंगे अगर आप डिफॉल्ट होते हो तो। जैसे एग्जांपल से समझिए कि कस्टमर ने एफडी का रिसिप्ट बैंक को प्रोवाइड किया है, ठीक है, बैंक को एफडी का रिसिप्ट उन्होंने दिया, कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अग्रीमेंट का इस प्लेज का नहीं बना हुआ है। स्टिल अगर कस्टमर यहाँ पर डिफॉल्ट होता है
तो उस केस में बैंक इसके एफडी के रिसिप्ट को क्या करेगी, रिटेन करके बाद में इसको सेल कर देगी टू पे देयर डेब्ट। ठीक है, तो इसी को इम्प्लाइड प्लेज बोला जाता है। लेकिन जो पोजीशन होगा ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस होने चाहिए, यानी कि कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो मिस्टेकनली बैंक में छोड़ दिया गया है कस्टमर्स के द्वारा। अब मान लो कोई कस्टमर आपके बैंक में आया, उसने अपना एफडी का डॉक्यूमेंट, एफडी की रिसिप्ट गलती से छूट गई है और वही पर्सन डिफॉल्ट हुआ है, तो उनका जो सामान छूटा हुआ है आप उस पे उसको जब्त नहीं कर सकते हैं और उसको सेल नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेप्शंस, जैसे आप देख सकते हो एक्सीडेंटली अगर कोई भी शेयर का सर्टिफिकेट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एफडी का रिसिप्ट है ऑफ द अदर बैंक, तो उस केस में आप लीन नहीं लगा सकते हो। देन द बैंकर हैज अ नो राइट ऑफ लीन बिकॉज दीज आइटम्स वर नॉट गिवन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, तो जब तक नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस में वो नहीं आएगा तब तक आप उस प्रॉपर्टी को, उस सर्टिफिकेट्स को, उस सिक्योरिटीज को सेल नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। तो अगर गुड्स नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में आएगा तो ही हम उसको रिटेन करेंगे, उसी पे बैंकर्स लीन लगता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लीगल बेसिस ऑफ बैंकर्स लीन। तो सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बैंकर को यहां पर एब्सोल्यूट राइट देता है ऑफ द जनरल लीन। मतलब समझिए, इसका मतलब है कि बैंक को ना तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना तो स्पेशल परमिशंस की रिक्वायरमेंट है। बैंक डायरेक्टली सेल कर देगा कस्टमर्स के सिक्योरिटीज को, गुड्स को, अगर कस्टमर डिफॉल्ट होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि अंडर दिस सेक्शन अ बैंकर कैन रिटेन ऑल द गुड्स एंड सिक्योरिटीज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी का मतलब यहां पर समझिए, देखिए जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसने गोल्ड को बैंक की कस्टडी में रखा है। ठीक है, बैंक की कस्टडी में यहां पर रखा है। अब इस केस में अगर ये पर्सन डिफॉल्टर होता है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप इनके गोल्ड को जब्त कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। अब इस केस में ना आपके बैंकर्स लीन ओवरराइड हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड हो जाता है, क्योंकि आप इसको सेफ कस्टडी के लिए रख रहे हो। तो आप यहाँ पर ट्रस्टी हो, ना कि लेंडर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेफ कस्टडी का जो रिसिप्ट होता है वो क्लियरली ये चीज मेंशन करता है कि इस पर बैंकर्स लीन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आप बिकॉज यहाँ पर ट्रस्टी की तरह उनके गोल्ड की रखवाली कर रहे हो, तो अगर वो पर्सन डिफॉल्ट होता है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, चलिए लेटर ऑफ लीन। नो सेपरेट अग्रीमेंट इज लीगली रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज बैंकर्स लीन। अब मैंने आपको कहा ही है कि ये लॉ क्लियरली मेंशन करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली बताता है कि कोई भी सेपरेट स्पेशल अग्रीमेंट की बैंक को जरूरत नहीं है। हाउएवर बैंक को एक सेफ्टी मेजर्स लेने की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक यहाँ पर लेटर ऑफ लीन जो है फ्रॉम द कस्टमर्स लेती है, जिस लेटर ऑफ लीन में आपको सारी चीजें लिखी होती है, यानी कि ये लिखा होता है कि गुड्स एंड सिक्योरिटीज को एज अ सिक्योरिटी कस्टमर ने बैंक को प्रोवाइड किया है। दूसरा, बैंक को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पर लीन को। इवन बैंक के पास यहाँ पर राइट है टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो ये तीन चीजें क्लियरली इस लेटर ऑफ लीन में गाइस प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, तो यही आपका लेटर ऑफ लीन कहलाता है। नाउ टाइप्स ऑफ लीन की बात करेंगे तो अगेन दो टाइप्स के आपके लीन होते हैं, एक जनरल होता है, एक पर्टिकुलर लीन होता है। अगेन बैंक जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस इस लीन को अप्लाई करती है। तो पहले हम देखेंगे जनरल लीन के बारे में। तो सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जनरल लीन को डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि बैंक कोई भी गुड्स और सिक्योरिटीज को कस्टमर्स के रिटेन कर सकते हैं फॉर एनी जनरल बैलेंस ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे मानिए कि कस्टमर ने यहाँ पर लोन लिया है, ठीक है, तो ओस करके रखा है लोन अमाउंट को। अभी इस केस में बैंक क्या करेगी, इस कस्टमर के शेयर्स को और इस कस्टमर्स के एफडी रिसिप्ट को दोनों को ही होल्ड करके अपने पास रखेगी जब तक ये कस्टमर रीपे नहीं कर देता है अमाउंट को। तो जनरल लीन कहता है कि कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्यू बैलेंस के लिए जब्त कर सकते हैं। इसी को जनरल लीन कहा जाता है, अनलेस एक्सक्लूडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है
उसको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसको हम लीन, जनरल लीन के तहत जब्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा सारी जितने भी आपके जनरल बैलेंस होंगे उनको यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन कहता है कि बैंक के पास सिर्फ राइट है रिटेन करने का उसी गुड्स को फॉर विच स्पेसिफिक चार्जेस एंड ड्यूज आर अराइजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कस्टमर ने गोल्ड लोन लिया है। ठीक है, कस्टमर ने गोल्ड लोन लिया, गोल्ड को एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड किया है, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ही जब्त कर सकती है इस कस्टमर के, कोई अदर एसेट को नहीं यहाँ पर जब्त कर सकती है। तो यही चीज लिखा है, द राइट टू रिटेन ओनली दोज गुड्स फॉर विच द स्पेसिफिक चार्जेस और ड्यूज हैव अराइजन। ठीक है, तो यहाँ पर उसी स्पेसिफिक गुड्स को हम यहाँ पर जब्त करते हैं, इसी को पर्टिकुलर लीन कहा जाता है गाइस। चलिए, कुछ कंडीशंस भी होते हैं यहाँ पे, तो पर्टिकुलर लीन अप्लाई जो किया जाता है ना, वो कुछ ऐसे कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, जैसे द प्रॉपर्टी मस्ट कम टू द बैंक एज अ क्रेडिटर। तो बैंक के पास कोई जो प्रॉपर्टी आई है वो एज अ क्रेडिटर, एज अ लेंडर आई हो, ना कि एज अ ट्रस्टी आया हो। अब कोई भी चीज सेफ डिपॉजिट में रखा हुआ है लॉकर में, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी गोल्ड बैंक को दिया गया है, तो उस पे बैंक पर्टिकुलर लीन नहीं लगा सकती है। ठीक है, जैसे अभी हमने गोल्ड ऑर्नामेंट का एग्जांपल लिया कि गोल्ड ऑर्नामेंट में गोल्ड को एज अ सिक्योरिटी रखा गया है, तो यहाँ पर गोल्ड जो है बैंक ने कैसे रिसीव किया है, एज अ क्रेडिटर, एज अ लेंडर, तो सिर्फ उसी पे आप पर्टिकुलर लीन लगा सकते हो, किसी और पे नहीं लगा सकते। देयर मस्ट बी नो स्पेशल पर्पस इनकंसिस्टेंट विथ लीन। तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे समझिए कि अगर कस्टमर ने कोई चेक दिया है कलेक्शन पर्पस के लिए, कलेक्शन पर्पस के लिए कोई चेक दिया गया है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है ना, पर्पस क्या है, कलेक्शन का पर्पस है, तो इस पे बैंक पर्टिकुलर लीन नहीं लगा सकती है। There must be no express or implied contract excluding lien। अब जैसे मान लो कस्टमर ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बैंक को प्रोवाइड किया है, और उस डॉक्यूमेंट के अग्रीमेंट में क्लियरली कस्टमर ने ये लिखवाया है, कस्टमर ने ये लिखा है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस डॉक्यूमेंट पे कोई भी लीन नहीं लगेगा। तो अगर ये चीज लिखी ही नहीं हुई है तो आप उस पे पर्टिकुलर लीन नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपकी सिक्योरिटी नहीं है। दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट अ सिक्योरिटी इवन इफ दैट पर्सन इज ओज द मनी। ठीक है, तो अगर वो ओज करके रखा है, ड्यू है उसका मनी, स्टिल आप उनके डॉक्यूमेंट्स को एज अ पर्टिकुलर लीन नहीं इसको जब्त कर सकते हो। गुड्स एंड सिक्योरिटीज मस्ट बी हेल्ड इन द सेम राइट एज द कस्टमर अकाउंट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए कि राम है, ठीक है, अब राम का बैंक सेविंग अकाउंट आपके बैंक में है, राम XYZ पार्टनरशिप में फर्म में एक पार्टनर है। ठीक है, अब इस केस में देखोगे कि XYZ जो फॉर्म था ना, इसी फॉर्म पे लोन लिया गया था और अभी तक इस लोन को रीपे नहीं किया गया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप राम के सेविंग अकाउंट को जब्त कर लोगे, नहीं कर सकते। तो यही आपको लिखा है कि जिस भी अकाउंट, अब पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट पे लोन लिया गया है तो आप उसी कस्टमर्स के अकाउंट पे आप लीन लगा सकते हो, उसी कस्टमर के अकाउंट के जो भी बिलोंगिंग्स होंगे, गुड्स एंड सिक्योरिटीज होंगे, उसी पे आप जो है लीन लगा सकते हो, किसी और अदर अकाउंट पे सेम पर्सन के नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। आइए, वेयर बैंकर्स लीन कैन अप्लाई, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? तो एक तो आपका जनरल लीन होता है जिसमें क्लियरली राइट दिया जाता है बैंक को कि आप डेटर्स की प्रॉपर्टी को सेल कर दो, एक तो पहला ये हो गया। दूसरा कहता है एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक पर्संस, तो सेक्शन 171 यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स को क्लियरली और ऑटोमेटिकली राइट ऑफ लीन बाय लॉ प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? बैंकर्स आ गया, फैक्टर्स आ गए, वा फिंगर्स आ गए, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट आ गए एंड पॉलिसी ब्रोकर्स हो गए। ठीक है, तो ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनको बिना किसी सेपरेट रिटन अग्रीमेंट के इनको ऑलरेडी परमिशंस प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई कस्टमर डिफॉल्टर होता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। तो वाह फिंगर्स कौन होता है? ये वो होते हैं जो कि वेयर हाउस में गुड्स को रखते हैं और उस गुड्स के चार्जेस जितने टाइम तक वो रखते हैं उस गुड्स के चार्जेस लेते हैं। तो मान लो कोई इंपोर्टर है जिसने अपने गुड्स को रखा है वेयर फिंगर्स के पास,
लेकिन उसने अमाउंट को रीपे नहीं किया, जो भी चार्जेस थे वो पे नहीं किया, तो उस केस में वॉर फिंगर क्या करेगा, तो वॉर फिंगर्स उनके जो भी गुड्स होंगे उनको जब्त कर लेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपको एक्ट बताता है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ये राइट देता है, लीगल राइट, तो सेक्शन 171 ये लीगल राइट देता है बिना किसी सेपरेट अग्रीमेंट के। अगेंस्ट द कस्टमर ओनली, तो लीन अप्लाइज किस पे होगा, ओनली ऑन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कस्टमर, कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट। अब मान लो राम ने अपने भाई के साथ मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है और राम ने पर्सनली लोन लिया है, ठीक है, तो ज्वाइंट अकाउंट इसने श्याम के साथ ओपन किया है, तो ऐसा थोड़ी है कि इस ज्वाइंट अकाउंट को हम जब्त कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लोन लिया है ना, तो इसी के गुड्स एंड इसी के जो भी सिक्योरिटीज होंगे राम के, उसी पे हम यहाँ पर लीन लगा सकते हैं और किसी पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है कि वेयर बैंकर्स लीन कैन नॉट अप्लाई, कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, तो सेफ कस्टडी में गाइस आपका नहीं होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हो, बेली की तरह एक्ट करते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और मनी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अब जैसे मैंने बोला कि चेक कलेक्शन पर्पस के लिए दिया गया था, तो उसको हम लीन पे नहीं लगा सकते हैं। अगर आर्टिकल्स गलती से एक्सीडेंटली कस्टमर्स के द्वारा रह गया है बैंक में, अब जैसे मान लो एफडी का सर्टिफिकेट है, एफडी का रिसिप्ट है जो बैंक में गलती से कस्टमर्स के द्वारा रह गया है, तो उस केस में अगर वो कस्टमर डिफॉल्टर है, तो ऐसा नहीं कि उसकी गलती से रखे हुए एक्सीडेंटली एफडी रिसिप्ट को हम लीन में लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इमेच्योर दैट, अब कस्टमर ने लोन लिया है और ये आपका रीपे होने वाला है, फ्यूचर का आपका कोई पेमेंट बाकी है, मतलब फ्यूचर में आपको इसका ईएमआई भरना है, तो ऐसा थोड़ी है कि अभी इस पे लीन लगा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या है, ड्यू है फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ का है, तो अभी कैसे आप इस पे लीन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। इसके अलावा और भी है गाइस, फिफ्थ है यहाँ पर स्टोलन गुड्स, अब कोई कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है स्टोलन ज्वेलरी को, ठीक है, तो उस केस में बैंक उस पर लीन नहीं लगा सकती है। ठीक है, नो साइमल्टेनियस राइट, तो लीन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज टुगेदर, तो दोनों ही राइट बैंक एक साथ नहीं लगा सकती है, ओनली वन राइट कैन बी यूज एट अ टाइम। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ है, तो बैंक कौन सा राइट पहले इस्तेमाल करेगी, या क्या बैंक दोनों ही राइट्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकती है, तो नहीं। अगर आपने कस्टमर्स के बैलेंस को राइट ऑफ सेट ऑफ के लिए यूज किया है, तो आप उसको फिर लीन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ के बारे में आगे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, नवंबर 2025 का आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंकर्स लीन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, बैंकर्स लीन इज ओनली अ राइट टू रिटेन गुड्स नॉट टू सेल, banker's lien applies only when a written agreement exists, banker's lien is an implied pledge and gives right to sell the securities, banker's lien applies to all the goods kept in the bank premises। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस, तो बैंकर्स लीन आपका इम्प्लाइड प्लेज होता है, ठीक है, एंड गिव्स राइट टू सेल द सिक्योरिटी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, लीन इज ए एंड डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन द पोजीशन, तो लीन यहाँ पर क्या होता है क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, बैंक है, तो बैंक के लिए लीन क्या है गाइस, राइट है, इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्लिगेशन है या इंटरेस्ट है, तो लीन बैंक के लिए राइट है। ठीक है, तो ये क्या है, राइट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स थे चैप्टर 7 पार्ट 1 के, पार्ट 2 परसों आएगा गाइस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप इस दिए हुए नंबर पे या आप टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी पूछ सकते हो, इवन यूट्यूब पे भी आप बाद में अगर क्लासेस देखने वाले हो तो आप यहाँ पर डाउट्स को पूछ सकते हो। अभी तक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए गरिमा जैप कैप यूट्यूब चैनल को, ताकि आप अच्छी तरीके से पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। इसके बाद अगर किन्हीं को भी कोई फीडबैक देना है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग प्लीज मुझे चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। और अगर आपको सच में मेरी क्लासेस समझ में आती है, लगता है कि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट पढ़ा रही हूँ, तो गाइज आपकी तरह जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप उनके साथ प्लीज मेरा चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही है गाइस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए और साथ के साथ आपका
यूट्यूब भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोनों ही सब्सक्राइब करके रखो, दोनों ही ज्वाइन करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी काफी सारे मैराथन्स, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो आप एक भी चीज मिस ना कर दो। इसके लिए आपको यहाँ पर जुड़े रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं कल आरबीडब्ल्यूएम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।